मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे रचनात्मक विध्वंस, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। रचनात्मक विध्वंस, इसे आपने शायद रचनात्मक विनाश के नाम से भी पढ़ा होगा। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो मैंने अभी उच्चारण किया रचनात्मक विध्वंस शब्द का, तो क्या आपके दिमाग में कोई तथ्य कौंधा कि मैंने इस विषय को क्यों चुना, और वह भी सोच करके देखिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो क्या इसका कोई संबंध करंट अफेयर्स से है? और यदि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आपको अपनी तैयारी करने के पैटर्न के बारे में सोचना चाहिए। और यदि आपने सोच लिया है तो आप अपनी पीठ थपथपा लें। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को पुरस्कार देना सीखिए, क्योंकि आप बहुत लंबी यात्रा पर हैं। और इस लंबी यात्रा का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है वो यही कि दूसरे भले न दें, जब देंगे तब देंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब देंगे, लेकिन अपने आप को तो दिया ही जा सकता है और उसमें लगता भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, रचनात्मक विध्वंस, आपने अखबारों में पढ़ा कि अंतिम जो छठा नोबेल पुरस्कार था 2025 का अर्थशास्त्र का, उसकी घोषणा कर दी गई है। ये 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है सम्मिलित रूप से, और ये 3 अर्थशास्त्री हैं जोएल मोकिर, दूसरे हैं फिलिप एगियो, और तीसरे अर्थशास्त्री हैं पीटर हॉविट। मोकिर, एगियो और हॉविट, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और सामान्य तौर पर इन्हें रचनात्मक विनाश की अवधारणा के लिए दिया गया है। ये आर्थिक अवधारणा है, इस पर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। आइए अब हम रचनात्मक विध्वंस को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, और इस एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे इस अवधारणा का इस्तेमाल अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में भी कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो मूल विषय है वह अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। एक और शब्द है अर्थशास्त्र का जो आजकल खूब पॉपुलर हो रहा है, नवाचार, इनोवेशन। क्या आप इनोवेशन को रचनात्मक विध्वंस से जोड़कर कुछ सोच सकते हैं? दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरी बातें आपको इरिटेट कर रही होंगी कि सर जल्दी से अपनी बात करके फुर्सत क्यों नहीं दे देते हम लोगों को, क्योंकि आप सब बहुत जल्दी में हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जल्दी से तो कुछ होना नहीं है, इसलिए मैं जल्दी में नहीं हूं। क्या आप इनोवेशन को इस रचनात्मक विध्वंस से जोड़कर देख सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं? और यदि आप सच में कुछ विचार कर सकते हैं तो एक बार फिर से आपको अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए। नवाचार क्या है? इनोवेशन क्या है? नवाचार है जब आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। तो यह भी तो हो सकता है कि कुछ नया बनाने के लिए आपको पुराने को तोड़ना पड़े। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई पुराना मकान लिया है, 50-60 साल पुराना मकान लिया है, खरीदा है, और वहां अब आपको अपने ढंग से मकान बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या पुराने मकान को गिराए बिना आप नया मकान बना सकते हैं? नहीं। तो पहले जो बना हुआ मकान है उससे आप नष्ट कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, केवल विध्वंस करने के लिए विध्वंस नहीं कर रहे हैं, विनाश के लिए विनाश नहीं कर रहे हैं, कुछ रचने के लिए उसका विध्वंस कर रहे हैं। यानी कि जो मकान पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, इसे नष्ट कर रहे हैं और उस पर एक नया मकान बना रहे हैं। तो हो गया ना रचनात्मक विध्वंस। अर्थशास्त्र में यह खूब हुआ है, और खासकर अब जो इनोवेशन की बात की जा रही है, बार बार इनोवेशन, नवाचार, और इसमें भविष्य दिखाई दे रहा है अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का।
तो इसकी क्या प्रणाली होनी चाहिए, इसका क्या मॉडल हो सकता है, यही है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, जिसको उन्होंने नाम दिया है रचनात्मक विध्वंस। क्या आप कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं जो आपकी आंखों के सामने घटी हों या किताबों में आप पढ़ते हों, जो हैं तो आर्थिक क्षेत्र की लेकिन है रचनात्मक विध्वंस से जुड़ी हुई? आप अपने पापा से बात कीजिएगा, मम्मी से बात कीजिएगा, वो बताएंगे कि पहले कैसे जगह जगह पर फोटो स्टूडियो हुआ करते थे, वहां जा जा करके वो फोटो खिंचवाया करते थे। और एक कोडाक कंपनी थी जापान की, उसके जो रील्स होते थे फोटो खींचने के, वो सबसे पॉपुलर थे और मार्केट में उनका जबरदस्त रूप से दबदबा था। अब आपको कहीं कहीं फोटो स्टूडियो दिखाई देंगे, खत्म हो चुके हैं। कोडाक कंपनी बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फोटो खींचने के नए तरीके हमारे हाथ में आ गए हैं। मोबाइल से फोटो ले लीजिए, और मोबाइल से फोटो ले लीजिए और तुरंत फोटो देख भी लीजिए, कहीं भेज भी दीजिए दुनिया में। पहले तो फोटो खींचिए और इसके बाद फिर वो प्रोसेस होती थी, धुलाई होती थी, फिर उनके कॉपी बनती थी, तब आपके हाथ में आती थी, और फिर अगर कहीं भेजना है तो पोस्ट से भेजिए आप। तो कोडाक कंपनी तो खत्म हो गई, ये एक दुखद बात है। लेकिन उसकी जगह नया इनोवेशन हमारे सामने आया। जब गाड़ियां आई बन करके, तैयार हो करके, तो उसने कितनी चीजों को खत्म कर दिया। बैलगाड़ी को खत्म कर दिया, साइकिल पर प्रभाव, पता नहीं कितनी चीजों को उसने रिप्लेस कर दिया। तो क्या हम इनोवेशन न करें सिर्फ इस डर से कि पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, या कि विकास का जो रास्ता है, प्रगति का जो रास्ता है, वो रचनात्मक विध्वंस से ही गुजरता है? क्योंकि जब तक हम विध्वंस नहीं करेंगे पुराने का, तब तक नए का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यही है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, जो ये कहता है कि जब बाजार में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो वह पुराने प्रोडक्ट को गायब कर देता है, और उस पुराने प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं वो घाटे में आती हैं और बंद हो जाती हैं। हमारे यहाँ कभी एम्बेसडर कार बना करती थी, पद्मिनी बना करती थी, फिएट जिसे हम कहते हैं, आज वो बंद हो चुकी हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। उसकी जगह पर पता नहीं कौन कौन से नए नए मॉडल्स आ चुके हैं कार के। ये है रचनात्मक विध्वंस। इसी के लिए पुरस्कार दिया गया है। मैंने शुरू में कहा था कि आप इसे अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पढ़ने की, लिखने की, समझने की, आंसर राइटिंग की अपनी एक प्रणाली है जो कॉलेज तक आपको मिली है। आप इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, फिर आप उनके इस तरह के आंसर लिख करके आते हैं, फिर आपके आंसर का मूल्यांकन होता है और आपको मार्क्स मिलते हैं। आपका अपना एक सिस्टम बना हुआ था। आपको यह देखना होगा कि आपका अपना जो सिस्टम है, वह सिस्टम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिस्टम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और यदि मैच नहीं कर रहा है तो आपको रचनात्मक विध्वंस, रचनात्मक विनाश के सिद्धांत को अपनाना होगा। उसके बिना बात नहीं बनेगी, चाहे आप अपने समय के टॉपर ही क्यों न रहे हों। आपका जो अपना सिस्टम है अभी तक का, यदि वह यूपीएससी के रिक्वायर्ड सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है तो भूल जाइए कि आप कभी टॉपर थे, आपको कभी गोल्ड मेडल मिला था, भूल जाइए, यहां बात बनेगी नहीं। तो अब आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी प्रणालियां हैं जो आपके दिमाग में जबरदस्त रूप से घर की हुई हैं। उदाहरण के तौर पर रटने की आदत, सीधे सीधे आंसर लिखने की आदत, क्योंकि जो कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं उनमें क्वेश्चंस भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से अभी तक की परीक्षा की प्रणालियों में आपका कोई साबका नहीं रहा है। अब जो करंट अफेयर्स है वो सेंटर में आ गया है। बिना करंट अफेयर्स के आपके आंसर राइटिंग होते ही नहीं है। आप देखिए कि किस किस तरह के निबंध पूछे जा रहे हैं। क्या सच में उन निबंधों को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं? मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इस पर काम करके देख सकते हैं, और वो ये है कि रचनात्मक विध्वंस पर ही एक निबंध लिखिए 1200 शब्द का। कुछ तो मैंने आपसे चर्चा कर ही दी है, इसी को एलोबरेट कीजिए और देखिए कि जब आप इसे एलोबरेट करते हैं तो आप किस तरीके से एलोबरेट कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो विचारों को ही आप बार बार दोहरा रहे हैं, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो यूपीएससी में तो नहीं चलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि कॉलेज में चल जाता था। इसका मतलब है कि अब आपको उस पैटर्न को विध्वंस करना होगा, उसका विनाश करना होगा, लेकिन उस पर एक नए पैटर्न का निर्माण करने के लिए। दोस्तों, यह है रचनात्मक विध्वंस। बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है। कृष्ण क्या कहते हैं
कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हुआ हूँ। भैया, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, इसमें इतने सारे लोग मारे जाएंगे और मारे भी गए, विध्वंस हो रहा है सब कुछ, तो धर्म की स्थापना कैसे हो रही है? तो कृष्ण की जो अप्रोच थी वो रचनात्मक विध्वंस की ही अप्रोच थी कि ठीक है, इसका तो विध्वंस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जर्जर हो चुकी व्यवस्था है। जब इसका विध्वंस हो जाएगा तो ये जो मलबा है ये खाद का काम करेगी और इसी में से एक नई व्यवस्था पैदा होगी। इसे ही कहते हैं दोस्तों रचनात्मक विध्वंस। अभी मैंने कृष्ण की बात की, गीता की बात की, इसी तरह से आप सोचिए कि और किन किन क्षेत्रों में आप रचनात्मक विध्वंस की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं और एक निबंध लिख डालिए। मुझे लगता है कि आप सबके लिए एक अच्छा होमवर्क होगा। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही और अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।